वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सैंपल पेपर्स फॉर सीबीएसई एग्जाम। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो कि एक नंबर के आने हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे आगे की बात अगर हम करते हैं तो बच्चों असर्शन रीजन आने हैं। मैं आपको याद दिला दूं, ये सीबीएसई ने इशू नहीं किया सैंपल पेपर। इसमें सारा का सारा जो क्रेडिट है वो जा रहा है केवी संगठन को, क्योंकि ये केवी के जो टीचर्स हैं बच्चों उन्होंने इसको पूरा डिजाइन किया है। सो लेट्स स्टार्ट विथ द असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस पे हम चलते हैं, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 10 तक हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में, वहां से आप देख सकते हैं। So next question number 11 is a current flows in a conductor only when there is an electric field within the conductor। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हुए आए हैं कि कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो यहाँ आकर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है पर बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के करंट फ्लो हो नहीं सकती। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट यहाँ इसमें एंगेज किया, मतलब यूज किया गया, यूटिलाइज किया गया। करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर, करंट कंडक्टर में तभी फ्लो हो सकती है व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर, जबकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तभी तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे कैसे। रीजन, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। तो ऐसा तो नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, हाँ वेलोसिटी की अगर बात करें तो वो डिक्रीज हो जाती है, ऐसे कह सकते हैं। डिक्रीज तो नहीं होती इन द सेंस, एक तो उसमें रैंडम मोशन की वेलोसिटी रहती है और दूसरी एक वेलोसिटी और इंट्रोड्यूस हो जाती है डायरेक्टेड मोशन की, तो दो दो वेलोसिटीज आ जाती है। तो रीजन आर तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। हाँ, जो असर्शन है वो सही है। तो अब इसमें ऑप्शन जो है हमारे पास, बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं। A is true but R is false. So according to me, the correct answer is C. तो सही जवाब है मेरे हिसाब से C. C is the correct answer. Next है 12th में, positive charge always moves from higher potential point to a lower potential point। सही है। नेगेटिव चार्ज उल्टा चलेगा और पॉजिटिव चार्ज चलेगा पॉजिटिव से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। रीजन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर से रीजन जो है वो गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर होता है। सो अगेन सी ऑप्शन इज करेक्ट। 11th का सी इज ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये आंसर्स हैं जो दिए हुए हैं इन्होंने। करंट फ्लोज व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, misprint है बच्चों, there is potential difference। The presence of potential difference implies the presence of an electric field, so drift velocity is proportional to electric field। बढ़ाएंगे तो घटेगी नहीं। 12th सी, अगेन 12th का भी सी, क्योंकि दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेपरेटेड बाय इनफाइनेटेसिमल डिस्टेंस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब जैसे भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपको इससे बेटर समझ में आता है तो ऐसे समझ लें, जो मैंने बताया था वो समझ लें। Negative sign implies that E has gotten put in direction opposite to the potential gradient, that is in the direction of electric field। यहाँ से एक important concept आपको उठाना है बच्चों। कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं आपसे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर है कि स्केलर है। पोटेंशियल इज a scalar but potential gradient it has direction। ये वेक्टर है, डायरेक्शन अपोजिट यहाँ बात की है, डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, that is the potential decrease, that is positive charge always moves from higher potential to point of lower potential। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन ए आर बेस्ड बच्चों, ये एक एक नंबर के हैं सारे ना, 11 12 13 14 सब एक एक नंबर, 14 तक। असर्शन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग ए सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, कर तो सकते हैं, फ्रिंजेस दिख भी जाएंगी, पर आप जानते हैं सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट एंड व्हाइट होगी, बाकी फ्रिंजेस कलरफुल होंगे जिनका अंदर का किनारा लाल और बाहर का किनारा बैंगनी होगा। Reason, the wavelength of red light is less than the wavelength of other colors in the white light। रीजन फिर गलत है, रेड लाइट की वेवलेंथ तो ज्यादा होती है। सो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। सो
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म यूजिंग सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, परफॉर्म तो कर सकते हैं पर रिजल्ट वैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए फिर मैं सी पर जाना चाहूंगा, परफॉर्म तो कर सकते हैं हम YDSC। तो 13 का आंसर हुआ सी। नेक्स्ट 13 का डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज आल्सो फॉल्स। तो अ, बच्चों जो क्वेश्चन बनाया गया है, मैं ये कहूंगा कि जो क्वेश्चन बनाया गया है, जिस भी टीचर ने बनाया है वो ये सोचते हुए बनाया है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी नॉट वेल डिफाइंड हम कह तो सकते हैं इसको, पर सोच क्या रही है उसके पीछे ये समझ में आ रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकले थे वो व्हाइट लाइट यूज करके नहीं निकले थे, और यंग ने भी व्हाइट लाइट सोर्स यूज नहीं किया था। ये और बात है कि हम अगर व्हाइट लाइट यूज करें तो क्या होगा वो हमें पता है। तो जब यहाँ पूछा जा रहा है, अब हम फाइन डिटेल में अगर इसकी चलते हैं, क्या यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हाइट लाइट यूज करके परफॉर्म किया जा सकता था, तो फिर हम कंडीशन में जाते हैं। इसकी कंडीशन ये थी कोहेरेंसी की कंडीशन, और कोहेरेंट सोर्सेज के कोहेरेंट होने के लिए जरूरी, व्हाइट लाइट में तो क्या मल्टीपल सोर्सेज आ गए बच्चों, तो सोर्सेज कोहेरेंट होने के लिए मोनोक्रोमेटिक होना जरूरी है। अब हम जानते हैं मोनोक्रोमेटिक सिर्फ लेजर हो सकती हैं, और यंग के टाइम में यानी सन 1801 में लेजर तो हुआ नहीं करती थी, इसलिए उसने क्या किया था, कलर्ड फिल्टर यूज किए थे, जैसे लाल पन्नी लगा दी या नीली पन्नी लगा दी, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स सिंगल वेवलेंथ सिंगल फ्रीक्वेंसी यूज करने के लिए। सो ओके, जो सोचकर क्वेश्चन बनाया गया उसके हिसाब से ए भी गलत है और आर भी गलत है, असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर्टिकुलरली वो एक्सपेरिमेंट जो यंग ने किया था वो मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ ही पॉसिबल है, व्हाइट लाइट के साथ पॉसिबल नहीं है। ये और बात है कि व्हाइट लाइट हम यूज करें तो क्या होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट है 14th असर्शन है, इन ए हाइड्रोजन एटम देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन बट इट्स एमिशन स्पेक्ट्रम शोज मैनी लाइंस। करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन एक ही होता है पर बहुत सारी लाइंस हमें मिलती है। रीजन, इन ए गिवन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन देयर आर मैनी एटम्स ईच कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, hence many electrons in different atoms may be in different orbits, so many transition from higher to lower orbits are possible। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल गया। तो करेक्ट आंसर इज ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। यहाँ आप देख ही पा रहे हैं इसको। एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन में यही लिखा है कि बस वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये हमने पढ़ा है बोर की थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अभी ये टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो गया बच्चों। टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह से चेंज हो गया है कि ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गया अब यहाँ पर हमारे पास। अभी तक हम AR क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 इसमें आपको 5 पार्ट मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई से 4 पार्ट करने होंगे, और ये 4 नंबर के हैं। 15वां क्वेश्चन भी 4 नंबर का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जिसकी प्रैक्टिस मैंने रिसेंटली आपको करवाई थी। पूरी प्लेलिस्ट इसकी मौजूद है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यहाँ तो हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आंसर्स लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये जो 10 पेपर की हमने प्लानिंग बनाई है, 10 सिंपल पेपर्स हम सॉल्व करेंगे, तो वो आपको लिखकर सॉल्व करनी चाहिए। रीड द सोर्स given below and answer any 4 out of following questions. A charge is a property associated with the matter due to which it experiences and produces an electric and magnetic field। ठीक है, charges are scalar in nature and they add up like real numbers। सही बात है। एडिटिव मतलब एडिटिविटी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अलजेब्रिक सम होता है इनका। Also, the total charge of an isolated system is always conserved। ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा। चार्ज इज कंजर्व्ड, बेसिक प्रॉपर्टीज में। When the object rub against each other, charges acquired by them must be equal and opposite। यही हमारा एक्सपीरियंस है, ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ को आपस में रगड़ते हैं तो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है कॉज ऑफ चार्जिंग इज, चार्जिंग का कारण क्या है। एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स, नो, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द करेक्ट आंसर। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, सो बी इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट का बी। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट।
द ग्लास रॉड गिव्स प्रोटॉन्स टू सिल्क, नहीं प्रोटॉन तो नहीं जाएंगे। द ग्लास रॉड गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क when they are rubbed against each other, ये सही है क्योंकि ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पर नेगेटिव, so this one is correct, B. Next, if two electrons are each 1.5 to 10 power minus 10 meter from a proton as shown in figure, डायग्राम बना हुआ है, ये दो इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है और ये डिस्टेंस दी हुई है इनके बीच की। मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स दे विल एक्सर्ट ऑन द प्रोटॉन, प्रोटॉन पे नेट जो फोर्स लगाएंगे वो हमें बताना है। तो अगर मैं बात करूं, ये क्या हुआ, गेट बैक हियर। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ इस प्रोटॉन को और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ इस प्रोटॉन को। फोर्स का मैग्नीट्यूड आप जानते हैं, अब 65 डिग्री जहां आ गया तो वेक्टर रिजल्टेंट निकालने के लिए इन दोनों फोर्सेस का नेट फोर्स ये आपको पता करना है। तो ये एंगल भी पता करना होता, अगर यहाँ पे एंगल भी दिया होता, भी खाली मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा फॉर्मूला आप जानते हैं, तो उससे आपको कैलकुलेशन करनी होगी। हाँ 65 डिग्री का कुछ करना पड़ेगा क्योंकि 65 डिग्री आप कैसे निकालेंगे, 65 का डबल करेंगे तो 130 होता है, 130 से भी नहीं निकाल सकते। तो 65 के लिए या तो टेबल प्रोवाइड करेंगे स्कूल में, तो 65 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 65 डिग्री दिया हुआ। सो फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं सीधे, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। सॉल्यूशन अभी मैं डिस्कस करूंगा, दिखाऊंगा अभी आपको। फोर्थ, ए चार्ज इज ए प्रॉपर्टी, जनरली ये जो क्वेश्चन है 15 एंड 16 इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही रहेंगे, न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम है, फिर भी एक आध न्यूमेरिकल आ सकता है कुछ जैसे अभी आया। Charge is a property associated with the matter due to which it produces and experiences both electric and magnetic effects. So correct option here is C. C is correct. Fifth, the cause of quantization. आपको इसे 4 ही करने थे, आपको टाइम अगर कम लगे तो न्यूमेरिकल आप छोड़ दें, क्योंकि पांचों करने पर 5 नंबर तो मिलने वाले हैं नहीं, मिलने वाले तो 4 ही हैं। The cause of quantization of electric charge is, quantization का कारण क्या है? Transfer of an integral number of neutrons, नहीं, electrons, transfer of integral number, इलेक्ट्रॉन आधा या चौथा ही तो जा नहीं सकता, जाएगा तो पूरा का पूरा जाएगा। तो ये CC है, उससे पहले जो था वो इसका हमें नहीं पता, फर्स्ट सेकंड का B था ना। cause of charging is actual transfer of electrons. So let's see the solution here. Section B, question number 15. B, actual transfer of electrons, B, glass of rod, और ये कैलकुलेट होकर आएगा 1.97 10 पर माइनस 8 न्यूटन। सो अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें बच्चों, तो यहाँ सब में -8 आ रहा है, और यहाँ जो ऑप्शंस हैं अगर आप रफ कैलकुलेशन करना चाहें तो शायद कर पाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 डिफरेंस इज देयर। फिर भी ये 65, जहां तक मैं समझता हूँ एग्जाम में, ये हो सकता है टीचर ने बना दिया, पर एग्जाम में 65 डिग्री आपको नहीं मिलेगा, इट मे बी 60 डिग्री, आप 60 डिग्री से रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में ऐसी वैल्यू मिलेगी कि टेबल देखनी ना पड़े, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना ना पड़े, तो टेबल देखनी ना पड़े, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना ना पड़े, क्योंकि टेबल फिर उनको प्रोवाइड भी तो करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ ऐसा क्वेश्चन कोई देंगे जिसमें टेबल आ रही है तो टेबल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एंड एग्जामिनेशन हॉल में अभी तो अवॉइड करेंगे मैं जहां तक समझता हूँ। फिर भी टेबल देखना आपको आना चाहिए, केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ सकती है, तो नहीं आता है तो आप उसको सीख लें। तो cos 65 हम टेबल से देख के निकाल सकते हैं। 16th क्वेश्चन, read the source given below and answer any 4 out of the following question. The potentiometer, अब जिसने प्रैक्टिकल किया, समझ लेना बात को ध्यान से, जिसने प्रैक्टिकल किया नाम सुनते ही पूरी पिक्चर उसके दिमाग में क्लियर है। प्रैक्टिकल आप नहीं कर पाए तो एक्सक्यूज ना दें, प्रैक्टिकल का मेरा वीडियो अवेलेबल है, उसको देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, और पूरी इसकी इंफॉर्मेशन दिमाग में एक्सपीरियंस के थ्रू फीड कर लें, तो आपको ऐसा लगेगा पोटेंशियोमीटर बहुत जाना पहचाना है।
उसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं। The potentiometer consists of a long resistive wire L and a battery of known EMF V। ठीक है, पोटेंशियोमीटर में लंबा एक रेजिस्टेंस वायर है जिसकी लंबाई L है और बैटरी है अननोन EMF की जिसका वोल्टेज V है। ये यहाँ पर देखें तो ये V है, नॉन वोल्टेज नॉन EMF, और ये वायर है जिसकी लेंथ L है जो ये रेड कलर से दिखा है। whose voltage is known as driver cell, इसको हम बोलते हैं ड्राइवर सेल वोल्टेज। assume टर्मिनोलॉजी से आपको फैमिलियर होना। assume a primary circuit arrangement by connecting the two ends of L to the battery terminals, ऐसे हमने जोड़ दिया। one end of the primary circuit is connected to the cell whose EMF is E is to be measured and the other end is connected to galvanometer G. This circuit is assumed to be secondary circuit, ये नीचे है secondary। कुल मिलाकर इस सर्किट को डिस्क्राइब किया और कुछ नहीं, अगर इसको हम नहीं पढ़ते तो भी हमें समझ में आ रहा है डायग्राम को देखकर। पहला सवाल, हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं? तो जवाब है बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट घटाकर, अगर बैलेंसिंग लेंथ किसी तरह से हमें ज्यादा मिले तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट, नो। डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट, यस। तो एक तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट घटाकर, और यहाँ पर ऑप्शन अगर ये भी होता, मान लीजिए कि रियोस्टेट में जॉकी को अगर आप स्लाइड करते हैं हायर रेजिस्टेंस की तरफ तो उसका इंपैक्ट ये होता है कि करंट इधर कम हो जाती है जो इधर से जा रही है, और ये जो करंट अगर आई कम हो जाएगी तो इस वायर पर होने वाला ड्रॉप भी कम हो जाएगा। वायर जिसकी लेंथ एल यहाँ पे दिख रही है इस पे ड्रॉप कम हो जाएगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं। डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियल वायर, नो। इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस पुट इन पैरेलल, नो। पैरेलल में रेजिस्टेंस कहाँ लगाया है, तो सीरीज में है, तो कोई पैरेलल में रेजिस्टेंस यहाँ है नहीं, तो ये जबरदस्ती का ऑप्शन बन गया यहाँ पे। पैरेलल में तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं यहाँ, तो फर्स्ट का बी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, if L1 and L2 are the balancing lengths of the potentiometer wire for the cells of EMF E1 and E2, then, तो ये हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी पोटेंशियोमीटर की, हम जानते हैं E1 upon E2 equal to L1 upon L2, so B option is correct। Option B is correct। Now example of a potentiometer is, इनमें से पोटेंशियोमीटर कौन सा है? मोबाइल है? नहीं है। मोबाइल क्या पोटेंशियोमीटर की तरह काम करता है? नहीं। मॉडेम काम करता है क्या पोटेंशियोमीटर की तरह? नहीं। जॉयस्टिक, ये सारे के सारे पोटेंशियोमीटर का एग्जांपल हैं। तो क्या सोच के बनाया गया क्वेश्चन? जॉयस्टिक में क्या होता है? रेजिस्टेंस चेंज होता है? नहीं। कनेक्शन बनता है, जॉयस्टिक जो गेम खेलने के लिए आप काम में लेते हैं। ऑल ऑफ दीज। तो मोबाइल में पोटेंशियोमीटर कैसे है, मोबाइल पोटेंशियोमीटर का एग्जांपल कैसे है? मॉडेम कैसे है? मॉडेम तो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। जॉयस्टिक, पोटेंशियोमीटर में वेरिएशन हो रहा है। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल अगर हम देखें तो गिवन लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यानी लेंथ ऑफ वायर के प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल ड्रॉप। सो आई थिंक इसमें जो सबसे ज्यादा मैच कर रहा है जॉयस्टिक मैच कर सकता है, बाकी मैं अभी श्योर नहीं। So next question, the EMF of a cell is always greater than its terminal voltage, why? क्योंकि जब करंट फ्लो हो जाएगी तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, करंट फ्लो होने से चार्ज फ्लो हो जाएगा, बिकॉज देयर इज सम potential drop across the cell due to its small internal resistance, correct? Because there is some potential drop across the cell due to its large internal resistance। लार्ज तो नहीं होता जनरली, स्मॉल होगा, नहीं लार्ज होगा तो बैटरी हमारे काम की नहीं, उसको हम यूज क्यों करेंगे? बिकॉज देयर इज सम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल ड्यू टू इट्स लो करंट, नो। बिकॉज देयर इज सम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल ड्यू टू इट हाई करंट, नो। बाकी ऑप्शन गड़बड़ है, सही लैंग्वेज में नहीं बनाए गए हैं, तो द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज दिस, ए। Why is a 10 wire potentiometer more sensitive than a 4 wire one? क्योंकि लंबाई ज्यादा होगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल होगा, लार्ज।
लेंथ ऐसा हम कह सकते हैं, और स्मॉल पोटेंशियल ग्रेडियंट ऐसा हम कह सकते हैं। तो ज्यादा सुटेबल क्या होगा, क्या सोचा होगा एग्जामिनर ने? आई थिंक जब ऊपर पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात की तो स्मॉल पोटेंशियल ग्रेडियंट सोच के ही बनाया होगा। हालांकि इसका जवाब लार्ज लेंथ भी बन रहा है, वायर की लेंथ ज्यादा है ये भी बन रहा है बच्चों। बस यहाँ ये थोड़ा सा ये गड़बड़ आ जाती है कि वेल डिफाइंड, हालांकि इन क्वेश्चंस पे एग्जाम में पेपर में जब दिए जाते हैं तो काफी डिस्कशन होता है, 10-12 फैकल्टी मिलकर डिस्कस करते हैं फाइनलाइज करने से पहले। तो अगर कुछ कमी होती है तो वो पूरी हो जाती है, नहीं वेल डिफाइंड बना दिया जाता है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन दिए गए हैं। डिक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्वाइट ओके, ये हमें पता ही था, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन, और ये जॉयस्टिक ही है बच्चों, क्योंकि जॉयस्टिक को मूव कर सकते हैं। अब वो क्या सोचा एग्जामिनर ने, क्योंकि बाकी तो बिल्कुल मिसमैच हो रहे थे, इसलिए मैंने जॉयस्टिक कहा था। फोर्थ का ए, बिकॉज देयर इज सम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल ड्यू टू स्मॉल, ओके। फिफ्थ का स्मॉल पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये आंसर बनाएंगे। तो बच्चों ये हमने डिस्कस किए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इसमें से 4 और 4 8 नंबर का कंटेंट हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड्स मैं लूंगा बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।